गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल वीडियोस लेके आता हूं। तो मैं आपके लिए क्लास टेंथ का पहले भी अनाउंस किया था, लेकिन बच्चे नहीं थे तो इसलिए मैं बीच में रुक गया था। लेकिन अब जिन्होंने फरमाइश की है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल इंसान है, तो मैं उनके काम आ सकता हूँ, इससे अच्छी बात कोई नहीं है। तो साथ ही साथ औरों का भी फायदा होने वाला है। मैं चैप्टर नंबर मैं क्लास टेंथ मैं क्लास टेंथ मैथमेटिक्स और साइंस का सारा सिलेबस अपने चैप्टर में अपनी चैनल में डालने वाला हूँ। तो आप सब लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, जो भी पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। मैं 15 दिन के अंदर विद इन 15 डेज मैं सारा सिलेबस यहाँ पे डालने वाला हूँ एनसीईआरटी का, ठीक है ना। क्लास टेंथ एनसीईआरटी का मैथ और साइंस सारा सिलेबस यहाँ पे डालने वाला हूँ। बस आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि मेरे पे इतने भी रिसोर्सेज नहीं है कि मैं एक दूसरी डिवाइस पे क्वेश्चन अवेलेबल करा सकूं। पहले मुझे लिखने पड़ते हैं तब जाके सॉल्व, सबसे ज्यादा समय मेरा यही खाता है, इसीलिए मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत भारी हो जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे, ठीक है ना। चलो, अब वो कह रहा है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3.1 उसने कहा कि आफ्ताब ने अपनी बेटी को कहा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे देखा कि हम पे दो चीजें हैं, एक मिनट। आपने यहाँ पे देखा कि हम पे दो चीजें हैं, एक तो आफ्ताब है और एक उसकी बेटी है। आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे दो जने हैं, एक तो आफ्ताब और एक उसकी बेटी, ठीक है ना। इसके बाद ठीक, आफ्ताब और एक उसकी बेटी, ठीक है ना। आफ्ताब की एज मान ली, लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज एक्स एंड द एज ऑफ डॉटर इज वाई। ये आप पे डिपेंड करता है, आप डॉटर की एक्स मान सकते हो, आफ्ताब की वाई मान सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको करना क्या है, देखो ये वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं और ऐसे लाखों क्वेश्चन मैं भी बना सकता हूं और कोई भी बना सकता है। यानी कि आपने यहां से एक बात सीखनी है कि ये वर्ड स्टेटमेंट के क्वेश्चनों को याद नहीं करा जा सकता, और ना ही दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान है जो ये कह सके कि मैंने वर्ड स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चन कर दिए। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, वर्ड स्टेटमेंट को क्रैक करना सीख सकते हो कि कैसे इसे वेरिएबल फॉर्म में लाते हैं। तो देखो, आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा 7 साल पहले। अब आप सोचना, इसका मतलब है 7 साल पहले। अब आप सोचना 7 साल पहले का क्या मतलब होता है। 7 साल पहले का मतलब है कि आफ्ताब की उम्र में से भी 7 घटेगा। हमने ये मानी है प्रेजेंटेज, क्या मानी है, प्रेजेंटेज आज की उम्र। मैं चाहता तो 7 साल पहले की उम्र को भी लेके चल सकता था, ये आपके ऊपर है। हमने मान ली आज आफ्ताब और डॉटर की लड़की की उम्र इतनी है। अब उसने कहा 7 साल पहले, तो आफ्ताब में से भी 7 कम करेंगे और उसकी लड़की में से भी 7 कम करेंगे। क्यों? क्योंकि आज से अगर 3 साल पहले जाओगे तो मेरी उम्र में भी 3 साल कम होगा और आपकी उम्र में भी 3 साल कम होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी उम्र में ही 3 साल कम होगा, ठीक है। चलो, 7 साल पहले आफ्ताब, आई मतलब आफ्ताब, आई मतलब आफ्ताब, आफ्ताब ने कहा कि भाई मैं 7 गुना हूं अपनी लड़की का। अब देखो ये एक चीज समझना, मानो एक मोनू है और एक सोनू है। मोनू की उम्र 30 साल है, सोनू की उम्र 15 साल है। तो अब मुझे बताओ, मोनू ट्वाइस है सोनू का, मोनू जो है ट्वाइस है सोनू का, लेकिन मल्टीप्लाई सोनू में करेंगे तभी तो इक्वल आएगा। तो एज प्रॉब्लम में कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि जिसको ट्वाइस कह रखा है, मतलब मैं रवि और आप सपोज गोपाल, गोपाल की उम्र मुझसे दुगनी है, गोपाल की उम्र मुझसे दुगनी है, तो 2 मुझ में मल्टीप्लाई करा जाएगा, बस याद रखना। आफ्ताब था 7 टाइम्स आफ्ताब था 7 टाइम्स, तो 7 किस में मल्टीप्लाई करा जाएगा, उसके लड़की में ये आ गई पहली इक्वेशन। अब इसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद। 3 साल बाद का मतलब है आफ्ताब में भी 3 साल जुड़ेंगे और उसकी बच्ची में भी 3 साल जुड़ेंगे। आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद आई विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब आफ्ताब 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना कौन हो रहा है, आफ्ताब, तो मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, बच्ची में। ये वाला एग्जांपल याद रखना। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y इक्वल टू 6।
तो बच्चों अब हम पे ये दो इक्वेशन आ गई है और इन दोनों इक्वेशन को इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि ग्राफिकली सॉल्व करो और इक्वेशन को रिप्रेजेंट करो। तो इक्वेशन तो मैंने रिप्रेजेंट कर दी, अब मुझे इसके बाद क्या करना है, इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो अब मैं इसे ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ आया होगा आई होप। अब मैं इसे ग्राफिकली सॉल्व कर रहा हूं। वैसे अब पेपर में आपके ग्राफिकली सॉल्व करने का नहीं आएगा क्योंकि पेपर एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाला है, ठीक है ना। चलो मैं फटाफट यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ, मैंने मिटा दी गलती से। x माइनस 7 इक्वल टू 7 y माइनस 7, तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 माइनस 49, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 पहली इक्वेशन। दूसरी थी x प्लस 3 इक्वल टू 3 ऑफ y प्लस 3, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो देखो ये मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि अगर आप चीजें सीखते हैं तो आपको कभी भी निराशा नहीं होगी। अब देखो मिटाने के बावजूद भी मैंने तुरंत बना दी, क्यों? क्योंकि हमने चीजें सीख रखी है। अब देखो मैं कह रहा हूं अब आपके पेपर में आएगा एमसीक्यू, और एमसीक्यू में ऐसे सॉल्व नहीं करना ग्राफिकली। एमसीक्यू में आपको सॉल्व कैसे करना है, हमारे पास सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड हैं। एक तो एलिमिनेशन मेथड है, एक कौन सा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक कौन सा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और अगर एमसीक्यू में बैठे हो, अगर एमसीक्यू पेपर में बैठे हो तो आपको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल से। लेकिन कब? जब एमसीक्यू फॉर्मेट में बैठे हो तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अब देखो आपके पास है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, x माइनस 3y इक्वल टू 6। अगर आप मुझसे पढ़ रहे होते तो मैं पता क्या कराता, मैं अभी इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कराता। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 3.3 आपने नहीं करी हुई है। लेकिन फिलहाल मैं सॉल्व कर देता हूं क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, इसका साइन उल्टा कर देना है। प्लस माइनस माइनस, माइनस 4y माइनस 48, y बराबर 48 बाय 4 दैट इज 12। y 12 कहीं रख दो, मान लो यहां रख दो, तो क्या आ जाएगा x माइनस 7 इंटू 12 इक्वल टू माइनस 42, x माइनस 84 इक्वल टू माइनस 42, x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 84, x इक्वल टू 42। आप देखते हैं ये डाटा सही है कि नहीं है। आफ्ताब आ गया 42 का और डॉटर आ गई 12 की। उसने कहा था 7 साल बाद, तो इसमें 7 जोड़ोगे 49, इसमें 7 जोड़ोगे 7 साल बाद, और इसमें 7 जोड़ोगे 19। तो यानी कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हो गई, हमसे कहीं ना कहीं गलती हो गई। कहाँ हो गई ये देखना है, ठीक है ना। कहीं माइन्यूट गलती हुई है, छोटी सी, देखते हैं कहाँ हुई है। तो हमारे पास x माइनस 7y इक्वल टू दिस, ये सारा चक्कर इसलिए हो रहा है क्वेश्चन प्रिंटेड नहीं है, फिर भी मैं ढूंढ लेता हूं। ओह सॉरी, मैंने कहा ना क्वेश्चन प्रिंटेड, उन्होंने कहा था 7 साल पहले, 7 साल पहले। तो ये कितने साल का हो जाएगा 5, और ये कितना होगा 35। क्या आफ्ताब इसका 7 गुना है? हाँ इसका 7 गुना है। यानी कि ये तरीका है आपका आंसर चेक करने का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा दिया, ठीक है बच्चों। सपोर्ट करो, अगर सपोर्ट करोगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं इस पे ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। उन्होंने कहा एक क्रिकेट, देखो क्रिकेट बैट 3 और बॉल 6, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज x, लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल इज y। तो उसने कहा 3 तो बैट है और 6 बॉल है, कीमत कितनी है 3900। दूसरे केस में अनदर का मतलब एक, तो एक तो बैट है और 3 बॉल है और कीमत कितनी है 1300 रुपए। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना और यहां से क्या निकालना आंसर। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस स्टेज में आपका काम 3.1 जब कर रहे हो तो आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूं क्योंकि सॉल्व करने के लिए इन दोनों को इक्वल कर लो, चाहे तो x को चाहे तो y को। मैं x को इक्वल करने की कोशिश करता हूँ। ये 1 है ये 3 है, तो इसके कुछ से गुणा करूंगा 3 से, तो 3 एकम 3, 3 3 9, 13 3 39।
3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 तिया 39, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कहीं कोई गड़बड़ हो गई है तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आती है, x की वैल्यू भी 0 आएगी, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे अभी ग्राफिकली सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाने तक का काम कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना आपको समझ वैसे भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी मैंने कराया नहीं है, जब मैं 3.2 कराऊंगा तब समझना। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ, तो एप्पल की कॉस्ट हमने मान ली x, क्वेश्चन नंबर 3, और ग्रेप्स की कॉस्ट मान ली y, और ये 1 किलोग्राम की मानी है। तो एप्पल कितने लिए 1 किलोग्राम, एप्पल लिए 2 किलोग्राम 2x, और ग्रेप लिए 1 किलोग्राम और कीमत भी 160 रुपए। दूसरा एप्पल लिए अब 4 किलोग्राम और ग्रेप्स लिए 2 किलोग्राम और कीमत हो गई 300 रुपए। अब आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ग्राफिकली सॉल्व करना हम सिखाएंगे अलग से। फिलहाल मेरा टारगेट है एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए सबसे पहले, ओके। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 के बाद एक्सरसाइज 3.2, ये बिल्कुल ट्यूशन की तरह चलेगा। मैं आपको डेली का कंटेंट दूंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपका काम है बस उसे करना और वीडियो के प्यार दिखाना। अब मैं आपको 3.2 के लिए नेसेसरी डाटा बता देता हूं, जो जो जरूरी है इस क्लास में, ताकि अगली क्लास में जब मैं कराऊं तो आप लोग उससे सीख सको। क्या क्या जरूरी है सबसे पहले समझना। पहली चीज तो याद रखना कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, हिंदी में कहते हैं रैखिक समीकरण, हिंदी में कहते हैं रैखिक समीकरण। जो लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण होती है बच्चों, इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे आप बना के देख लो चाहे आप ना बना के देखो, ठीक है ना। क्लास 9th में आपने बनाए होंगे, आपको पता होगा। यानी कि अगर मैं दो लीनियर इक्वेशन देता हूं ax प्लस by प्लस c, और एक दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2। अब एक बच्चा मुझसे पूछने लगता है सर ये आप क्या लिख रहे हो। देखो समझना बच्चों, हर चीज को लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, हर चीज को लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को लिखने का स्टैंडर्ड तरीका इन्होंने दे दिया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखना है। तो दो इक्वेशन है, तो एक को मैंने a1 b1 c1 दे दिया, एक को मैंने a2 b2 c2 दे दिया। अब याद रखना, इससे भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इससे भी एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो यानी कि हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी आ पाएगी। क्या पॉसिबिलिटी आ पाएगी? तीन। पहली पॉसिबिलिटी कि दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट जरूर करे, तो इस केस को कह दिया इंटरसेक्टिंग। क्या कह दिया? इंटरसेक्टिंग। दूसरी पॉसिबिलिटी आ सकती है बच्चों कि दोनों लाइन एक दूसरे को कट ना करे, इस केस को हमने कह दिया पैरेलल। क्या कह दिया? पैरेलल। और तीसरी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि वो लाइन एक के ऊपर एक हो, इसको हमने कह दिया कोइंसिडेंस। हिंदी में भी बहुत आसान है, इसे कहा प्रतिच्छेदी, इसे कहा समांतर, और इसे कहा संपाती। हो सकता है संपाती गलत लिखा हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तीन लाइनें हो सकती हैं, क्या? या तो कटेगी, या फिर नहीं कटेगी, या फिर एक के ऊपर एक रहेगी। याद रखना। अब इन्होंने एक और बात कह दी, क्या? अब इन्होंने कह दिया कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि दो लाइनें जितनी जगह जितनी बार कट करेगी, दो लाइनें जितनी जगह जितनी बार कट करेगी उतने ही हमारे सॉल्यूशन होंगे, ये इन्होंने कह दिया। और ये सब आपको पता क्या लग रहा है? अभी भारी लग रहा है कि हमें याद करना है। पता क्या होता है, जिसको जितना मिलता है ना उसे उतना और चाहिए होता है। पहले आपको ये सब प्रूफ करना था, पहले आपको ये सब ग्राफिकली प्रूफ करना था, तब इस्तेमाल करना था। अब सीबीएसई ने सिर्फ इस्तेमाल करने वाला छोड़ दिया, अभी भी आपको मुश्किल लग रहा है। सुनना मैं क्या कह रहा हूं। यानी कि ये एक जगह कट कर रहा है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, यहां से एक चीज कह सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे? एक सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे? एक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब एक। पैरेलल तो कहीं कट ही नहीं कर रही, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई सॉल्यूशन
नहीं होगा। ये लाइन एक के ऊपर एक है तो इसका होगा एक के ऊपर एक को हम कह सकते हैं कि हर पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। हिंदी में आप ये मत कहना, हिंदी में लिखाओ। यूनिक का मतलब एक, नो सॉल्यूशन का कोई हल नहीं, इनफाइनाइट का मतलब अनंत हल होंगे। अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कौन सी पैरेलल और कौन सी कोइंसिडेंस है। सबसे पहले जब हमारा टाइम था तो हमें ग्राफ बनाना पड़ता था। हमें क्या बनाना पड़ता था? ग्राफ बनाना पड़ता था और चेक करना पड़ता था कि कौन सी लाइन किस कैटेगरी में आती है, और फिर हम डिफाइन करते थे कि कौन इंटरसेक्टिंग है, कौन पैरेलल और कौन कोइंसिडेंस है। लेकिन अब आपके लिए काम और भी आसान हो गया। क्या आसान हो गया? देखते रहना। देखो ये 3.2 के लिए डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या काम आसान हो गया? तीन कैटेगरी, एक इंटरसेक्टिंग, एक पैरेलल, एक कोइंसिडेंस। इंटरसेक्टिंग जो कहीं ना कहीं कट करेगी, पैरेलल जो कहीं कट नहीं करेगी, कोइंसिडेंस जो एक के ऊपर एक होगी। इंटरसेक्टिंग के कितने हल होंगे? एक हल होगा, एक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक्स और वाई की सिंगल सिंगल वैल्यू आएगी। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखते रहना मैं क्या कह रहा हूं। अब पहले क्या तरीका था? पहले तरीका यह था कि आपको ग्राफ बनाना होता था, फिर चेक करना होता था कौन सी कैटेगरी में आता है। लेकिन अब आपके लिए मैथमेटिशियंस ने बहुत आसान कर दिया है, लेकिन आपको अभी भी मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्यों। इंटरसेक्टिंग के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, ये कंडीशन है। इसके लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, और इसके लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशंस है जो आपको चेक करनी होगी। कैसे चेक करनी होगी? एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। मान लो दे रखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 15। अब आपको कहेगा ये दोनों इक्वेशन कौन सी कैटेगरी में आ रही है। तो आप सबसे पहले 9 को भी इधर लाओगे, 15 को भी इधर, तो 9 इधर आके -9, 15 इधर आके -15। अब पहली इक्वेशन का ये a1 हो जाएगा, तो ये b1, तो ये c1, ये a2, ये b2 और ये c2। अब आप a1/a2 निकालो, क्या आएगा? 3/4। b1/b2 निकालो तो क्या आएगा? 2/6, दैट इज 1/3। c1/c2 निकालो, -9 -15, दैट इज 3 अब देखो क्या a1/a2 और b1/b2 इक्वल है? नहीं। तो अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है तो यानी कि ये दोनों इक्वेशन कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी बच्चों? इंटरसेक्टिंग कैटेगरी में। तो 3.2 एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, बस यही करना है, ठीक है ना। मैं कराऊंगा, मैं भी आपको डाटा दे रहा हूं लाइक अ ट्यूशन, कि आपका काम है, ठीक है ना। इसके बाद सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इसके बाद इन्होंने एक और चीज कह दिया कि जिसका सॉल्यूशन होगा उसे तो कंसिस्टेंट कहेंगे या कंसिस्टेंस, और जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा उसे इनकंसिस्टेंट कहेंगे या इनकंसिस्टेंस। हिंदी में अभी बताता हूं हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन है, हाँ इसका तो सॉल्यूशन है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? कंसिस्टेंस की। इसका सॉल्यूशन नहीं है तो कौन सी कैटेगरी में आएगा? इनकंसिस्टेंस की। इसका सॉल्यूशन है, हाँ इनफाइनाइट है, तो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? कंसिस्टेंस की। अब याद रखना मैं एक चीज क्या कह रहा हूं। अब आपसे 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब आपसे 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन कि वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंस है। दूसरा क्वेश्चन कि कंसिस्टेंस है, इनकंसिस्टेंस है, या फिर क्या है। तीसरा क्वेश्चन कि वन सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो 3.2 मैं कल अपलोड करूंगा, और आपको 3.2 होने से पहले, मतलब 3.1 मैंने करा दिया, और 3.2 का ये डाटा आपको पता होना चाहिए, जो आपको बहुत 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 मदद करेगा। थैंक यू।